जरा सोचिए, अगर किसी इंसान का गुस्सा सच में अनकंट्रोलेबल होता, तो क्या वो अपने बॉस या पुलिस के सामने भी वही करता? नहीं, क्योंकि गुस्सा बीमारी नहीं, एक चुना हुआ हथियार है। एक रात, चारों तरफ सन्नाटा। अंधेरे में डूबा हुआ एक परेशान युवक सवालों के तूफान के साथ एक ऐसे इंसान के दरवाजे पर खड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है, वो तुम्हारी जिंदगी की सोच बदल देगा, लेकिन हो सकता है तुम उसे पसंद न करो। उसकी आंखों में गुस्सा है, निराशा है और खुद से नफरत। वो मानता है कि उसका पास्ट टूटा हुआ है, बचपन की चोटें आज भी उसे बांधे हुए हैं और दुनिया उसके साथ हमेशा अनफेयर रही है। वो यहां शांति पाने नहीं आया, वो आया है बहस करने, सवाल उठाने और ये साबित करने कि इंसान बदल नहीं सकता, और अगर जवाब न मिले तो हार मानने। जिस इंसान से वो मिलने आया है, वो एक फिलॉसफर है जो एल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर विश्वास करता है। एक ऐसा मनोविज्ञान जो साफ कहता है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी किस्मत तय नहीं करता। यही टकराव बन जाता है द करेज टू बी डिसलाइक्ड की कहानी। 5 रातें, 5 गहरी बातचीत और एक ऐसी हिम्मत की खोज जो दूसरों को खुश करने के बजाय खुद की जिंदगी जीना सिखाती है। नाइट 1, डिनाई ट्रॉमा। पहली रात का माहौल थोड़ा भारी है। युवक जैसे ही दार्शनिक के सामने बैठता है, उसकी आवाज में गुस्सा और थकान साफ झलकती है। वो सीधे मुद्दे पर आता है। उसे किसी भूमिका या शिष्टाचार में दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि आप कहते हैं कि इंसान बदल सकता है, लेकिन आप शायद नहीं समझते कि कुछ लोग क्यों नहीं बदल पाते। उनका पास्ट, उनका ट्रॉमा, वही उन्हें रोकता है। दार्शनिक शांत रहता है। वो ना तो बहस करता है, न ही तुरंत जवाब देता है। कुछ पल रुककर वो ऐसा वाक्य बोलता है जो युवक को अंदर तक झकझोर देता है। वो कहता है कि एडलेरियन साइकोलॉजी में ट्रॉमा नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सुनते ही युवक तिलमिला उठता है। उसके लिए ये बात सिर्फ गलत नहीं, बल्कि अपमानजनक है। वो कहता है कि तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बचपन में जो दर्द मिला, जो जख्म लगे, जो अपमान हुआ, वो सब झूठ था? क्या पीड़ा का कोई मतलब नहीं? दार्शनिक बहुत साधारण शब्दों में जवाब देता है कि दर्द असली है, लेकिन ये मान लेना कि वही दर्द आज तुम्हारी जिंदगी को चला रहा है, ये एक बिलीफ है, फैक्ट नहीं। यहीं से पहली रात की असली टक्कर शुरू होती है। दार्शनिक समझाता है कि एडलर का मनोविज्ञान कारण के ज्यादा उद्देश्य पर ध्यान देता है। ज्यादातर मनोविज्ञान ये पूछता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन एडलर पूछता है कि तुम इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनकर युवक चौंक जाता है। इस्तेमाल कर रहे हो? उसे लगता है जैसे दार्शनिक उस पर आरोप लगा रहा हो। दार्शनिक एक उदाहरण देता है कि एक आदमी है जो बहुत गुस्सैल है। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता है, चीजें फेंक देता है, लोगों को डराता है। सब कहते हैं कि उसे बचपन में बहुत ट्रॉमा मिला होगा, इसलिए वो अनकंट्रोलेबल है। दार्शनिक सवाल पूछता है कि अगर उसका गुस्सा अनकंट्रोलेबल है, तो क्या वो अपने बॉस पर भी ऐसे ही चिल्लाता है? क्या वो पुलिस के सामने भी चीजें फेंकता है? जवाब साफ है, नहीं। वो गुस्सा सिर्फ उन्हीं पर निकालता है जिन पर वो हावी हो सकता है, पत्नी, बच्चे, कमजोर लोग। इसका मतलब साफ है कि गुस्सा कोई बीमारी नहीं है, गुस्सा एक टूल है। वो आदमी गुस्से का इस्तेमाल करता है ताकि सामने वाला डर जाए और उसकी बात माने। यानी बिहेवियर रैंडम नहीं है, वो पर्पसफुल है। युवक पहली बार चुप हो जाता है। ये बात उसे अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अपने एक्शंस का जिम्मेदार खुद है। दार्शनिक आगे बढ़ता है और एक और उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति लोगों के सामने बोल नहीं पाता। उसका चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आने लगता है, आवाज कांपती है। सामान्य मनोविज्ञान कहेगा कि उसे सोशल एंजाइटी है। शायद बचपन में उसका मजाक उड़ाया गया होगा। लेकिन एडलर पूछता है कि जब वो अकेला होता है तब क्या उसका चेहरा लाल होता है? नहीं। तो लाल होना बीमारी नहीं है। वो लाल इसलिए होता है ताकि वो बोलने से बच सके, ताकि लोग उस पर ध्यान न दें, ताकि वो असफल होने के डर से खुद को बचा सके।
युवक को ये बात चुभती है, क्योंकि अब सवाल उठता है कि अगर हम अपने डर को भी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये कहना कि मैं मजबूर हूं कितना सच है। दार्शनिक साफ शब्दों में कहता है कि हम पास्ट के शिकार नहीं हैं, हम पास्ट को एक बहाना बनाते हैं। ये वाक्य पहली रात का सबसे भारी वाक्य बन जाता है। युवक गुस्से में कहता है कि तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब होना, कमजोर होना, बीमार होना ये सब भी चॉइस है? दार्शनिक तुरंत रोकता है और कहता है कि नहीं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबके पास बराबर कार्ड्स नहीं होते, लेकिन उन कार्ड्स को कैसे खेलना है वो चॉइस हमेशा मौजूद रहती है। यहीं इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स की बात आती है। दार्शनिक समझाता है कि हर इंसान में किसी न किसी तरह की हीन भावना होती है। कोई खुद को कम समझता है, कोई दूसरों से पीछे। लेकिन समस्या हीन भावना नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उसे एक्सक्यूज बना लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा हूं। दार्शनिक कहता है कि अगर तुम अपने आप को कमजोर मानते हो और इसलिए कोशिश नहीं करते, तो असल में तुम असफल ना होने का रास्ता चुन रहे हो। ये सुनकर युवक को एहसास होता है कि वो कितनी बार खुद से यही कह चुका है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। दार्शनिक इस सोच को तोड़ता है और कहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पर्सनैलिटी एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। युवक डरता है क्योंकि अगर पर्सनैलिटी बदल सकती है तो फिर जिम्मेदारी भी उसी की होगी। दार्शनिक यही सबसे बड़ा सवाल रखता है कि तुम्हें बदलने से कौन रोक रहा है? युवक जवाब नहीं दे पाता। पहली रात का असली सच धीरे धीरे सामने आता है कि लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे नहीं बदल सकते, बल्कि इसलिए नहीं बदलते क्योंकि बदलना डरावना है। अगर तुम कह दो कि मैं अपने पास्ट की वजह से ऐसा हूं, तो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, कोई रिस्क नहीं रहता, कोई चैलेंज नहीं रहता। लेकिन अगर तुम मान लो कि मैं आज भी अलग चुनाव कर सकता हूं, तो डर पैदा होता है। डर असफल होने का, डर गलत साबित होने का, डर लोगों के सामने गिरने का। दार्शनिक कहता है कि एडलेरियन साइकोलॉजी इंसान को कंफर्ट नहीं देती, ये उसे फ्रीडम देती है, और फ्रीडम भारी होती है। पहली रात के अंत तक युवक थका हुआ है, उसके सारे बहाने हिल चुके हैं, उसका पास्ट अब ढाल नहीं रहा। दार्शनिक आखिरी बात कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले ये मानना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। युवक बाहर निकलता है, रात वही है, अंधेरा वही है, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका है और शायद उसी टूटने से कुछ नया बनने वाला है। और यहीं पहली रात खत्म होती है, जहां इंसान को यह एहसास कराया जाता है कि सबसे बड़ा डर ट्रॉमा नहीं, बल्कि खुद की आजादी है। नाइट 2, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। सारी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी। दूसरी रात जब युवक फिर से उसी कमरे में आता है, तो उसका गुस्सा पहले जितना तीखा नहीं है, लेकिन बेचैनी कहीं ज्यादा गहरी है। पहली रात की बातें उसके दिमाग में लगातार घूम रही हैं। वो मानना नहीं चाहता, लेकिन पूरी तरह नकार भी नहीं पा रहा। वो दार्शनिक से कहता है कि मान लिया इंसान पास्ट का गुलाम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक सवाल बच जाता है। अगर सब कुछ हमारे चुनाव पर निर्भर है, तो लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने अकेले क्यों महसूस करते हैं? दुनिया में इतनी एंग्जाइटी, जेलसी और हेट्रेड क्यों है? दार्शनिक बिना किसी भाव भंगिमा के जवाब देता है, क्योंकि इंसान की लगभग हर समस्या रिश्तों से जुड़ी होती है। युवक को यह बात बहुत सरलीकृत लगती है। उसे लगता है कि यह कहना आसान है, लेकिन सच इतना सीधा नहीं हो सकता। दार्शनिक आगे बढ़ते हुए कहता है कि एडलर का साफ मानना था कि इंसान की सारी परेशानियां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से पैदा होती हैं। युवक तुरंत विरोध करता है। वो कहता है कि क्या बीमारी, गरीबी, अकेलापन, करियर की असफलता, ये सब भी रिश्तों की वजह से है? दार्शनिक कहता है कि अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेले होते, तो क्या तुम खुद को असफल कहते? क्या तुम्हें इन्फीरियॉरिटी या सुपीरियॉरिटी का एहसास होता? युवक समझने लगता है कि तुलना के बिना न ही हीन भावना होती है, न ही श्रेष्ठता का घमंड। दार्शनिक कहता है कि इन्फीरियॉरिटी फीलिंग अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान को आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकती है। समस्या तब शुरू होती है जब ये फीलिंग इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। दार्शनिक एक उदाहरण देता है कि एक व्यक्ति खुद को हमेशा दूसरों से कमतर मानता है और कहता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो कमजोर है।
असल में वो अपनी इस भावना का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहा है, ताकि वो कोशिश ही ना करे और असफल होने का जोखिम न उठाए। ये बात युवक को अंदर से लगती है, क्योंकि वो खुद कई बार यही सोच चुका है। दार्शनिक कहता है कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। जो लोग खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, वे असल में अंदर से खुद को कम समझते हैं। वो ताकत, पैसे या पद का सहारा लेकर अपनी हीन भावना को छिपाने की कोशिश करते हैं। बात आगे बढ़ती है और दार्शनिक कहता है कि इंसान का हर व्यवहार किसी न किसी गोल से जुड़ा होता है। युवक पूछता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे भी जानबूझकर गलत व्यवहार करते हैं? दार्शनिक हाँ में सिर हिलाता है और एक उदाहरण देता है। एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता, आमतौर पर कहा जाएगा कि वो आलसी है या उसमें क्षमता नहीं है, लेकिन एडलर पूछता है कि वो पढ़ाई क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेगा और फिर भी असफल होगा, तो ये साबित हो जाएगा कि वो सच में अयोग्य है। इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। कोशिश ना करना असफल ना होने का एक तरीका है। ये सुनकर युवक हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। दार्शनिक कहता है कि यही बात झगड़ों, शिकायतों और नाराजगी पर भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार शिकायत करता है, तो वो सिर्फ दुख जाहिर नहीं कर रहा होता, बल्कि सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। युवक को ये बात चुभती है। उसे अपने रिश्ते याद आते हैं, जहां वो चुप रहकर या नाराज होकर सामने वाले से कुछ मनवाना चाहता था। दार्शनिक साफ करता है कि एडलेरियन साइकोलॉजी में इंसान को पैसिव विक्टिम नहीं माना जाता। इंसान अपने व्यवहार के जरिए अपने आसपास की दुनिया पर असर डालता है। बात रिश्तों की पावर डायनामिक्स तक पहुंचती है। दार्शनिक कहता है कि जैसे ही हम किसी रिश्ते में ऊपर नीचे का रिश्ता बना लेते हैं, समस्या शुरू हो जाती है। माता पिता और बच्चे, शिक्षक और छात्र, बॉस और कर्मचारी, जैसे ही एक खुद को ऊपर और दूसरे को नीचे समझता है, वहीं से कंट्रोल, डर और रिबेलियन पैदा होती है। युवक पूछता है कि तो क्या अथॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती? दार्शनिक कहता है कि रोल्स होते हैं, लेकिन वैल्यू में कोई ऊपर नीचे नहीं होता। इंसान इंसान बराबर होते हैं। युवक अब थोड़ा डिफेंसिवली पूछता है कि अगर सब बराबर हैं, तो लोग दूसरों से अप्रूवल क्यों चाहते हैं? दार्शनिक कहता है कि अप्रूवल की चाह ही दुख की जड़ है। जब हम दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगते हैं, तब हम अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। हम वो बनने लगते हैं जो लोग चाहते हैं, ना कि वो जो हम बन सकते हैं। यही वजह है कि लोग रिश्तों में घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि वे लगातार खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दार्शनिक एक और अहम बात रखता है कि इंसान का लक्ष्य दूसरों से आगे निकलना नहीं होना चाहिए, बल्कि कम्युनिटी में बिलोंग करना और कंट्रीब्यूट करना होना चाहिए। जब इंसान खुद को अकेला समझता है, तब वो दुखी होता है। जब वो खुद को समाज से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तब उसे जीवन का अर्थ मिलता है। युवक को ये बात थोड़ी आदर्शवादी लगती है, लेकिन वो महसूस करता है कि शायद उसकी लोनलीनेस इसी डिस्कनेक्टेड फीलिंग से आती है। दूसरी रात के अंत तक युवक पहले जितना आक्रामक नहीं रहता। उसके सवाल अब बहस के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। वो ये मानने लगता है कि उसकी कई परेशानियां सच में लोगों से जुड़ी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से, उनकी नज़रों से और सबसे ज़्यादा उसकी अपनी तुलना से। दार्शनिक उसे ये याद दिलाता है कि जब तक इंसान खुद को दूसरों से तुलना करता रहेगा, तब तक ना तो शांति मिलेगी और ना ही खुशी। रात खत्म होती है, लेकिन युवक के मन में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी है। ये बेचैनी अब सवालों से नहीं, बल्कि जवाबों के करीब पहुंचने से पैदा हुई है। नाइट 3, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स, दूसरों के काम छोड़ देना। तीसरी रात जब युवक आता है, तो उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि उलझन साफ दिखती है। पहली 2 रातों की बातें उसके भीतर कहीं गहरी बैठ चुकी हैं। वो अब ये मानने लगा है कि पास्ट सब कुछ तय नहीं करता और बहुत सी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी होती हैं। लेकिन एक नई परेशानी उसके मन में खड़ी हो गई है। वो दार्शनिक से कहता है कि अगर इंसान अपने चुनावों के लिए खुद जिम्मेदार है और रिश्तों में बराबरी जरूरी है, तो फिर वो दूसरों के साथ कैसे जिए? अगर कोई उसे नापसंद करे, आलोचना करे या गलत समझे, तो वो क्या करे? उसे लगता है कि दूसरों की उम्मीदों से बचना नामुमकिन है। दार्शनिक बिना किसी भूमिका के सीधे मूल बात पर आता है। वो कहता है कि इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ऐसे काम अपने ऊपर ले लेता है जो उसके हैं ही नहीं। युवक को ये अजीब लगता है। वो पूछता है कि कोई काम मेरा या दूसरे का कैसे हो सकता है? दार्शनिक समझाता है कि किसी भी स्थिति में ये देखने की जरूरत है कि उस काम का परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। अगर परिणाम तुम्हें भुगतना है, तो वो तुम्हारा काम है। अगर परिणाम किसी और को भुगतना है, तो वो उसका काम है, चाहे तुम कितनी ही चिंता क्यों न कर लो। युवक इसका विरोध करता है।
वो कहता है कि अगर माता पिता बच्चों की पढ़ाई की चिंता ना करें, अगर शिक्षक छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी ना ले, अगर दोस्त एक दूसरे की समस्याओं में ना पड़ें, तो समाज कैसे चलेगा। दार्शनिक बहुत शांति से कहता है कि चिंता करना और काम अपने ऊपर लेना दोनों में फर्क है। माता पिता का काम है पढ़ाई का माहौल देना, लेकिन पढ़ना बच्चे का काम है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो असफलता का परिणाम बच्चे को भुगतना पड़ेगा, माता पिता को नहीं। जब माता पिता उस काम को अपने ऊपर ले लेते हैं तो वे बच्चे के विकास का अवसर छीन लेते हैं। दार्शनिक आगे कहता है कि लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी इसलिए नियंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। वे सोचते हैं कि अगर सामने वाला उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा तो उन्हें चोट नहीं लगेगी, लेकिन ये एक भ्रम है। युवक को एहसास होता है कि वो खुद भी कई बार यही करता है। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी सराहना करें, उसकी आलोचना ना करें। दार्शनिक उसे बताता है कि किसी को पसंद करना या ना करना ये पूरी तरह उस व्यक्ति का काम है। तुम कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, फिर भी कोई तुम्हें नापसंद कर सकता है और ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ये बात युवक को सबसे ज्यादा डराती है। वो कहता है कि अगर मैं ये मान लूं कि लोग मुझे नापसंद कर सकते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। दार्शनिक कहता है कि यही वो जगह है जहां इंसान को साहस की जरूरत है। दूसरों के कामों में दखल ना देना मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें ठुकरा रहे हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम उन्हें उनकी जिम्मेदारी लौटा रहे हो। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे समझना या ना समझना उसका काम है, तुम्हारा नहीं। बात आगे बढ़ती है और दार्शनिक साफ शब्दों में कहता है कि प्रशंसा और आलोचना दोनों ही कंट्रोल के तरीके हैं। जब हम किसी की तारीफ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार करे, तो ये भी मैनिपुलेशन है। इसी तरह जब हम आलोचना करते हैं ताकि सामने वाला बदल जाए, तो वो भी दूसरों के काम में दखल है। युवक को ये सुनकर झटका लगता है, क्योंकि उसने हमेशा माना था कि तारीफ अच्छी चीज है। दार्शनिक समझाता है कि इंसान को बराबरी के स्तर पर देखा जाना चाहिए, ऊपर नीचे के रिश्ते से नहीं। युवक पूछता है कि अगर ना तारीफ ना आलोचना, तो फिर रिश्ते कैसे चलेंगे। दार्शनिक कहता है कि रिश्ते मूल्यांकन से नहीं, योगदान से चलते हैं। जब तुम किसी इंसान के साथ बराबरी से जुड़ते हो और ये महसूस करते हो कि तुम समाज में किसी न किसी रूप में योगदान दे रहे हो, तब अप्रूवल की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। युवक को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि वो अब तक दूसरों की नज़र में सही साबित होने के लिए जी रहा था। दार्शनिक एक और अहम बात कहता है कि दूसरों के काम छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अकेले पड़ जाने का डर होता है। इंसान सोचता है कि अगर वो सबको खुश नहीं करेगा तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो किसी का भी नहीं बन पाता, यहाँ तक कि खुद का भी नहीं। युवक को ये बात कड़वी लगती है, लेकिन वो जानता है कि ये सच है। तीसरी रात के अंत तक युवक को ये एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी का बड़ा बोझ उन कामों से आया है जो उसके थे ही नहीं। वो हर किसी की उम्मीदों का बोझ उठाए चल रहा था और इसी वजह से थक चुका था। दार्शनिक उसे आखिरी बात के तौर पर कहता है कि आज़ादी का मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना और दूसरों की जिम्मेदारी उन्हें लौटा देना। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नापसंद किए जाने का जोखिम है, लेकिन यही वो साहस है जो इंसान को सच में आज़ाद बनाता है। तीसरी रात खत्म होती है, लेकिन युवक के मन में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी है। ये बेचैनी अब सवालों से नहीं, बल्कि जवाबों के करीब पहुंचने से पैदा हुई है। नाइट 4, वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का केंद्र कहाँ है। चौथी रात। युवक जब कमरे में आता है तो उसके कदम पहले से हल्के होते हैं, लेकिन उसके मन में गहरी बेचैनी अभी भी बाकी है। तीसरी रात के बाद उसने महसूस किया है कि दूसरों के काम छोड़ देने से बोझ कुछ कम हुआ है, पर अब एक नया सवाल उसे परेशान कर रहा है। वो दार्शनिक से कहता है कि अगर मैं दूसरों की उम्मीदों से आजाद हो जाऊं, अगर मैं उनकी अप्रूवल के बिना जीना सीख लूं, तो क्या मैं सेल्फिश नहीं बन जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान समाज से कट नहीं जाता? दार्शनिक उसे देखता है और बहुत शांत स्वर में कहता है कि यही सवाल इस पूरी सोच की सबसे बड़ी गलतफहमी है। दार्शनिक समझाता है कि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि या तो इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है या फिर कंप्लीटली सेल्फलेस, लेकिन एडलर का नजरिया इससे अलग है। सेल्फ सेंटर्ड होने का मतलब है कि दुनिया का केंद्र सिर्फ मैं हूं, सब कुछ मेरे फायदे और नुकसान के हिसाब से है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को कुचल दो, बल्कि ये कि तुम खुद को समाज का हिस्सा मानते हुए अपनी जगह खोजो। युवक को ये फर्क पहले समझ में नहीं आया था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने अपनी बात रखी तो वो स्वार्थी कहलाएगा।
दार्शनिक आगे कहता है कि इंसान की परेशानी तब शुरू होती है जब वो खुद को दुनिया का केंद्र मान लेता है। जब कोई उसे अनदेखा करता है, आलोचना करता है या नापसंद करता है, तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी ही जिंदगी का केंद्र होता है। कोई भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचता जितना तुम खुद सोचते हो। ये बात युवक को चौंकाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी डर में बिताया था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। बात धीरे धीरे कम्युनिटी फीलिंग की ओर बढ़ती है। दार्शनिक कहता है कि एडलर के अनुसार इंसान की असली खुशी तब शुरू होती है जब वो खुद को किसी समुदाय का हिस्सा महसूस करता है। ये समुदाय सिर्फ परिवार या समाज नहीं, बल्कि वो हर जगह हो सकता है जहां इंसान दूसरों के साथ जुड़ता है। युवक पूछता है कि अगर मैं दूसरों से अप्रूवल नहीं चाहता तो कम्युनिटी से जुड़ाव कैसे होगा। दार्शनिक कहता है कि अप्रूवल और कंट्रीब्यूशन में फर्क है। अप्रूवल में तुम दूसरों से ये साबित करना चाहते हो कि तुम काबिल हो, जबकि कंट्रीब्यूशन में तुम बस ये महसूस करते हो कि तुम्हारी मौजूदगी किसी काम की है। दार्शनिक एक उदाहरण देता है। एक इंसान अपने काम पर लगातार तारीफ चाहता है। अगर उसे सराहना नहीं मिलती तो वो दुखी हो जाता है और सोचता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचे कि उसका काम किसी के लिए उपयोगी है, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, तो उसका आत्मसम्मान दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहेगा। युवक को एहसास होता है कि वो अब तक प्रेज को अपनी कीमत समझ बैठा था। यहां दार्शनिक एक और जरूरी बात कहता है कि प्रेज और पनिशमेंट दोनों ही ऊपर नीचे के रिश्ते को जन्म देते हैं। जब तुम किसी को तारीफ देकर मोटिवेट करना चाहते हो तो तुम अनजाने में खुद को ऊपर और उसे नीचे रख देते हो। एडलरियन साइकोलॉजी बराबरी पर आधारित है। इंसान को इंसान की तरह देखना, न कि किसी को सुधारने वाली वस्तु की तरह। युवक को यह बात असहज लगती है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि तारीफ देना एक अच्छी चीज है। अब उसे समझ आने लगता है कि तारीफ भी कभी-कभी कंट्रोल का तरीका बन जाती है। बात आगे बढ़ती है और दार्शनिक कहता है कि इंसान को यह महसूस करने की जरूरत होती है कि वो अकेला नहीं है और वो किसी न किसी रूप में योगदान दे रहा है। योगदान का मतलब कोई बड़ा काम करना नहीं है। कभी-कभी सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करना, किसी की बात ध्यान से सुन लेना या समाज में अपनी भूमिका निभाना भी योगदान है। युवक को यह सुनकर राहत मिलती है, क्योंकि उसे लगता था कि मीनिंगफुल बनने के लिए कुछ असाधारण करना जरूरी है। युवक फिर एक डर जाहिर करता है। वो कहता है कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दूं और अप्रूवल छोड़ दूं तो लोग मुझे नजरअंदाज कर सकते हैं। दार्शनिक मुस्कुराकर कहता है कि लोग शायद करें भी, लेकिन सवाल यह है कि तुम किसके लिए जी रहे हो, दूसरों की नजरों के लिए या उस एहसास के लिए कि तुम इस दुनिया में किसी काम के हो। जब इंसान कंट्रीब्यूशन को अपना लक्ष्य बना लेता है तो उसे अकेलेपन का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। चौथी रात के अंत तक युवक के भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। वो समझने लगता है कि उसकी तकलीफ का कारण ये नहीं था कि लोग उसे क्या कहते हैं, बल्कि ये था कि उसने खुद को दुनिया का केंद्र मान लिया था। अब उसे एहसास होता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती और यही बात उसे हल्का बना रही है। दार्शनिक आखिरी बात कहता है कि जब इंसान दुनिया के केंद्र से खुद को हटाकर खुद को समुदाय का हिस्सा मान लेता है, तब वो ना तो छोटा महसूस करता है और ना ही अकेला। चौथी रात यहीं खत्म होती है और युवक पहली बार ये महसूस करता है कि शायद सच्ची आज़ादी अप्रूवल से नहीं, बल्कि योगदान के एहसास से आती है। नाइट 5, लिविंग अर्नेस्टली हियर एंड नाउ। पूरे मन से अभी और यहीं जीना। पांचवीं और आखिरी रात। युवक कमरे में आता है तो इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा या बहस की तैयारी नहीं है, बल्कि गहरी शांति और साथ ही अंतिम उलझन है। वो दार्शनिक के सामने बैठते ही कहता है कि अब तक की सारी बातें सुनकर उसे ये तो समझ आ गया है कि अतीत से बंधे रहना बेकार है, दूसरों की अप्रूवल के लिए जीना एक जाल है और अपनी वर्थ को कंट्रीब्यूशन से जोड़ना ज्यादा सही है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा हुआ है। अगर जिंदगी का कोई तय किया हुआ मीनिंग नहीं है, अगर सब कुछ हम खुद चुनते हैं, तो फिर इंसान किस दिशा में चले? क्या ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी बिखरी हुई और बिना मकसद के हो जाएगी? दार्शनिक बहुत ध्यान से उसकी बात सुनता है और फिर कहता है कि यही सवाल इंसान को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहाँ कोई तैयार जवाब नहीं है। दार्शनिक समझाता है कि ज्यादातर लोग जिंदगी को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। बचपन सिर्फ तैयारी है, जवानी मेहनत है और असली जिंदगी तो भविष्य में कहीं जाकर शुरू होगी।
कोई सोचता है कि जब ये बन जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। कोई कहता है जब पैसे आ जाएंगे तब चैन मिलेगा। लेकिन एडलर के अनुसार ये सोच इंसान को कभी जीने नहीं देती। इंसान हमेशा हो जाएगा में फंसा रहता है, हो रहा है में नहीं। युवक को अचानक एहसास होता है कि उसने भी जिंदगी को रिहर्सल की तरह जिया है, जैसे असली शो अभी बाकी हो। दार्शनिक कहता है कि जिंदगी कोई लंबी कहानी नहीं है जिसे एक ही लाइन में समझा जा सके। जिंदगी तो बस अभी का ये पल है, और फिर अगला पल, और फिर उसके बाद वाला। अगर इंसान हर पल को पूरी ईमानदारी से जी ले तो उसे किसी बड़े मीनिंग की जरूरत नहीं रहती। युवक को ये बात सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है। दार्शनिक कहता है कि मीनिंग कोई तैयार चीज नहीं है जिसे खोज लिया जाए, बल्कि मीनिंग वही है जो तुम हर पल अपने काम और अपने चुनाव से पैदा करते हो। युवक फिर पूछता है कि क्या ये सोच बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है? असली दुनिया में तो जिम्मेदारियां हैं, डर है, फेलियर का खतरा है। दार्शनिक जवाब देता है कि हाँ, डर रहेगा, लेकिन करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। करेज वही भावना है जो इंसान को ये कहने की ताकत देती है कि मैं इम्परफेक्ट हूं, लोग मुझे जज कर सकते हैं, मैं फेल भी हो सकता हूं, फिर भी मैं अपने चुने हुए रास्ते पर चलूंगा। युवक को याद आता है कि पूरी किताब में करेज बार बार क्यों आया है, क्योंकि आजादी हमेशा साहस मांगती है। दार्शनिक एक बहुत गहरी बात कहता है कि इंसान तब दुखी होता है जब वो अपनी जिंदगी किसी और के नक्शे पर चलाना चाहता है। माता पिता, समाज, दोस्त, सबके पास तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट होती है, लेकिन अगर तुम उस स्क्रिप्ट को मानने से इनकार कर दो तो लोग नाराज होंगे। यही नाराजगी ही वो कीमत है जो आजादी के लिए चुकानी पड़ती है। युवक समझने लगता है कि वो अब तक लोगों की नाराजगी से बचने के लिए खुद से नाराज होता रहा है। बात इस ओर मुड़ती है कि क्या इंसान सच में बदल सकता है? दार्शनिक साफ कहता है कि इंसान किसी एक पल में बदल सकता है, अगर वो अपना नजरिया बदलने का साहस कर ले। इसके लिए अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं, ना ही भविष्य की गारंटी चाहिए। बस अभी के इस पल में ये तय करना काफी है कि मैं कैसे जीऊंगा। युवक को ये बात बहुत हल्की और बहुत भारी दोनों लगती है। हल्की इसलिए कि कोई लंबा रास्ता नहीं, भारी इसलिए कि अब बहाने नहीं बचते। अंत में दार्शनिक कहता है कि खुशी रहने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है। जब इंसान खुद को समुदाय का हिस्सा मानते हुए दूसरों से तुलना छोड़कर अप्रूवल की भूख से बाहर निकलकर हर पल को पूरे मन से जीता है, तो वही खुशी है। युवक को पहली बार लगता है कि उसे किसी दार्शनिक से नहीं, बल्कि खुद से मिलने का रास्ता दिखाया गया है। 5वीं रात खत्म होते होते युवक समझ जाता है कि करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब ये नहीं कि सब उसे नापसंद करें, बल्कि अगर कोई नापसंद भी करे तो वो अपनी जिंदगी जीने से पीछे ना हटे। वो दार्शनिक को देखता है, झुककर प्रणाम करता है, और बाहर निकलते समय उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा स्थिर होते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन युवक की जिंदगी यहीं से शुरू होती है, अभी इसी पल, पूरे साहस के साथ। और आखिर में इस कहानी से हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। जिंदगी बदलने के लिए हमें अतीत को ठीक करने की नहीं, बल्कि आज को चुनने की हिम्मत चाहिए। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे दुखों की जड़ हमारा पास्ट नहीं, बल्कि आज लिया गया हमारा नजरिया है। जब हम दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और हर पल को पूरे मन से जीने का साहस करते हैं, तभी असली आजादी शुरू होती है। याद रखिए, लोग आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन अगर आपने खुद की जिंदगी नहीं जी तो वो जिंदगी किसी को भी खुश नहीं कर पाएगी। अब आप बताइए, इस किताब की कौन सी रात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर लिखिए, मुझे पढ़कर खुशी होगी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।